वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आ गए हैं हमारे जीएस 5 के पॉइंट नंबर 15 पर। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इस अकेले वीडियो से अगर शिक्षा से संबंधी कोई प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से अच्छे से लिख के आ पाएंगे। अब रिजल्ट आ चुका है, आप जानते हैं। जो लोग भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और मजबूती देने के लिए हमारे पेड प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सारा डाउट क्लियरेंस, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा निबंध लेखन का हमारा एक अलग से ग्रुप स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग नए हैं, वो निराश बिल्कुल ना हो। वो यूपी पीसीएस 2024 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए जीएस 5 का पॉइंट नंबर 15 हिंदी माध्यम का हमारा वीडियो शुरू कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस 5 के पॉइंट नंबर 15 पे आ गए हैं हम। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, बहुत जरूरी टॉपिक। एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमारे प्रदेश का। बहुत संभावनाएं हैं कि सवाल इससे संबंधित आए, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है, वो तीसरा ही प्रयास है ऐसा जो स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश ने लिया है शिक्षा की दिशा में। तो एक तो वो एनईपी, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत नई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। फिर शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा बातचीत होती रहती है। सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, सारी नीतियां सरकार की, वो किस तरफ होती हैं भाई। अगर बेरोजगारी हटानी है, अगर आपको गरीबी हटानी है, तो शिक्षा को एक मुख्य हथियार के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए एज टॉपिक भी, या फिर एक जनरल जो मुद्दा है हमारे देश में, हर समस्या का मान लीजिए हल जो है वो शिक्षा में छिपा रहता है। तो इस वजह से भी ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। करंट अफेयर्स से आपको एकदम अपडेटेड रहना है। जो भी करंट अफेयर्स में आपके शिक्षा संबंधित चीजें हुई हैं, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ नई शुरुआतें हुई हैं, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसमें तो मैं आपको कराई दूंगी सारा, पर इसके अतिरिक्त भी आपको इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। अपना डायरी मेंटेन करते चलिए, उस पर पॉइंट्स लिखते चलिए, बहुत जरूरी है। पेपर के टाइम पे आपको याद आएंगी ये बातें। तो बात करें अगर इतिहास की, शैक्षिक इतिहास की, एजुकेशनल हिस्ट्री की, तो उससे आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका निबंध लेखन में ऐसे टॉपिक जरूर आ सकते हैं, या फिर आपकी मुख्य परीक्षा में जीएस 5 में अगर आता है तो भी आप ये वाली चीजें जो हैं वो लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ज्ञान की अगर बात करें, नॉलेज की, तो ज्ञान की जो परंपरा है हमारे देश में बहुत ही लंबी है। आप जानते हैं हम उस देश में रहते हैं जहां पे बात होती है गुरुकुल परंपरा की। गुरु और कुल मतलब प्राचीन भारत में ये एक प्रकार का शिक्षण संस्थान होता था जिसमें शिष्य यानी कि छात्र उसी निवास में रहते थे जहां उनके कौन रहते थे, गुरु का कुल। और आप जानते हैं जो सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली रही है वो कौन रही है, विश्व की बात कर रही हूं मैं, वो रही है नालंदा, जो कि भारत में ही है, जहां पे ज्ञान प्रणालियों की जो अगर बात करें तो देश विदेश के जो छात्र थे वो इसकी ओर आकर्षित रहते थे। अब ज्ञान प्रणाली की बहुत सी शाखाओं की जो उत्पत्ति हुई वो भी हमारे देश से हुई। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब ये कौन सा टाइम था, मतलब प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उसको क्या माना जाता था, बहुत विशेष गुण था, ये बहुत ही उच्च स्तर का एक गुण माना जाता था। आज भी जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, जिसको हम कहते हैं ना, अरे ही इज इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी है वो, तो उसकी तरफ आकर्षण एक अलग होता है जिसको ज्ञान है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। कोई भाषण भी दे रहा होता है नेता, छोटी सी बात है, पढ़ के दे रहा है, बिना पढ़े दे रहा है, इससे ही हम पे एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि अरे वो तो बिना पढ़े क्या बढ़िया बोल के, क्या बड़ा पढ़ा लिखा बनता था। समझ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो पैसा, पावर, हर चीज को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर जाती है ना। तो वो ताकत है पढ़ाई लिखाई में। अब बात करें
ये जो समय चल रहा था, प्राचीन भारत है, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत आया, फिर आया आपका आधुनिक भारत, उस टाइम पे यूरोप में, लिख सकते हैं आप, यूरोप में बात हुई रेनेसांस की, रेनेसांस जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, जिसको कहा गया पुनर्जागरण और वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप हुआ, जिसकी बात हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी की गई है। ये सब चीजों को जोड़ के लिखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा आपके आंसर में। वो भारत में नहीं हुआ था, जानते हैं आप, लेकिन इसका असर पड़ रहा था जो राजा राम मोहन रॉय का टाइम चल रहा है, मैं उस टाइम की बात कर रही हूं। तो इस रेनेसां का, इस पुनर्जागरण का जो असर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे, बहुत ही धीरे देखने को मिल रहा था। आप जानते हैं अंग्रेज उस टाइम पे शासन कर रहे थे देश पे, भारतीय मामलों पे उन्होंने पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लिया था और विभिन्न जो एजेंडे थे उनके, उनको स्थापित वो कर चुके थे। तो अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन्स एपोस्ट्रोफी एस आएगा, बर्डन, मतलब अंग्रेज कहते थे कि व्हाइट मैन कौन हो गए, श्वेत कौन हो गए, ये अंग्रेज हो गए, इनके ऊपर एक भार है हम हिंदुस्तानियों को शिक्षित करने का, जो शिक्षित नहीं है, जो रिफाइंड नहीं है, समझ रहे हैं? ये बात मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अब शिक्षा के मामले में आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार को भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो विकसित की, जानते होंगे आप, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज लेके आए, वो आज तक प्रचलित है, वही तो चला आ रहा है। कहते नहीं अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, तो उन्होंने देश की जो पूर्व शिक्षा प्रणालियां हैं उनको बदलने के लिए अंग्रेजी आधारित पद्धतियों का इस्तेमाल किया था। ये आपके कीवर्ड्स है, अंग्रेजी आधारित पद्धति, ठीक है, ऐसे करके, मतलब समझ गए ना, लिख लो अब अपने आप। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें देखी, चलता रहा, बहुत सी चीजें हुई। अगर आप बात करें स्वतंत्रता के बाद, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं जिससे आपको ये सब पढ़ने में बहुत फिर अच्छा लगे, आसान लगे। तो स्वतंत्रता के बाद से जो भारत की शैक्षिक प्रणाली रही, उसकी संरचना क्या रही, उसका स्ट्रक्चर क्या रहा, वो हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट में। जगह की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, तो यहीं पे बता देती हूं मैं फटाफट से। देखिए, आप 3 चरण यहां देखे जाते हैं शिक्षा के। कितने? 3 चरण। पहला चरण है आपका बेसिक, बेसिक को आप हिंदी में ब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो मैं इसलिए इसको बेसिक लिख रही हूं, आसान पड़ता है वो स्क्रॉल करने में। बेसिक, फिर है आपका सेकेंडरी, और फिर तीसरा चरण कौन सा आपका? फिर है आपका हायर एजुकेशन। ये 3 चरण हैं। आप जानते हैं संविधान निर्माताओं ने 6 मौलिक अधिकार दिए। स्वतंत्रता के बाद इनकी संख्या में एक और अधिकार जोड़ दिया गया, कौन सा? शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा, उसकी अनुमति दी गई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये जो अनुच्छेद आया, ये कौन सा अनुच्छेद था? ये था 21A, और इसके द्वारा ये गारंटीकृत किया गया, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में। अब ये जो, अच्छा एक आप मुझे चीज बताएंगे, जो 21A जोड़ा गया, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 2002 में आया था वो संविधान संशोधन, उसका आप मुझे नंबर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आपकी फिर आया आपका सर्व शिक्षा अभियान, सुना होगा सबने, SSA जिसको कहा जाता है। अभी नीचे आएंगे ये सब, पर अभी सुन लीजिए आप। इसमें सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई। भाई बेसिक तो सबको पता होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन में तो कोई पीछे ना रहे। फिर माध्यमिक विद्यालय के जो छात्र थे उनकी जो आयु थी वो 14 से 18 वर्ष के बीच मानी गई। सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें माध्यमिक शिक्षा तक इसको विस्तृत कर दिया। तो भारत में उच्च शिक्षा के 3 चरण, स्नातक, परास्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब MPhil PhD, ये सब हो गए। अब रूसा पढ़ा है आप लोगों ने, RUSA सुना है इसके बारे में? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण जो है प्रदान करता है। अभी नीचे भी हम पढ़ेंगे इस सब। तो ये जो है, ये मोटे मोटे तौर पे हमारी शिक्षा प्रणाली रही। तो 2 चीज तो आपको पता लग गई, आपने ऐतिहासिक देख ली, शैक्षिक इतिहास देख लिया आपने, और आपने देख लिया कि चरण क्या है। अब आप ये देख लीजिए कि संविधान में क्या बातें दी गई हैं शिक्षा से संबंधित।
जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो संविधान कुछ तो कहता होगा। और मैंने आपको हमेशा बताया संविधान की चीजें लिखेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ चलेंगे। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद है? 45। ये क्या कहता है कि सरकार जो है वो संविधान की स्थापना के 10 सालों के अंदर अंदर 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त प्लस कंपलसरी, अनिवार्य, ये कीवर्ड्स है, इनको ध्यान दीजिएगा, इसकी शिक्षा का प्रावधान करेगी, प्रदान करती है ये शिक्षा। अब हुआ क्या, ये सपना तो साकार हो नहीं पाया, संविधान आजाद हो गया देश 1947 तक, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। तो सरकार ने इसके साकार ना हुए जाने पे 2002 में, आप जानते हैं कौन से संविधान संशोधन से, वो आप बताएंगे मुझे, 21A लेके आए, इसको अधिनियमित कर दिया। अब एक मार्गदर्शक सिद्धांत होने के बजाय इसे, अभी तो डीपीएसपी रहेगा तो ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत ये कीवर्ड है, अपने आप कीवर्ड छांटते रहो और लिखते रहो। इसको बुनियादी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, बुनियादी शिक्षा, ये चीज याद रखिएगा। राइटिंग पे नहीं जाना, लिख कैसे नहीं जाना, फीलिंग पे जाना है कि बताना क्या चाह रही हूं, ठीक है। अब 45 आर्टिकल जो है उसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा भी शामिल करी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम आया वो कब आया आप जानते हैं, वो आया 2009 में, राइट टू एजुकेशन। और 21A को लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए जो जितनी आवश्यक आपकी कानूनी समर्थन था उसको प्रदान किया गया, ठीक है। फिर एक बात आती है, ये सारी बातें सुन लिया आपने, सर्व शिक्षा अभियान भी आ चुका है, एक और बात आती है, देखो, फिर आया सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, ध्यान से, SSA, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, लिखते रहो। ये एक संघीय कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा के समयबद्ध सार्वभौमिकरण का आश्वासन देता है। 2001, 2000 और 2001 से ये चालू है, ठीक है। समझ आ गई इतनी बातें, क्लियर हो गई ये चीजें। तो ये जो था आपका, ये पूरा बैकग्राउंड आपने देखा। अब इतनी बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्रदान करने, एजुकेशन डेवलप्स फुल ह्यूमन पोटेंशियल, एक समान और न्यायपूर्ण समाज का विकास, ऐसा समाज जो जस्टिसिएबल है, जो इक्वल है, और राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। देखिए सोसाइटी का विकास और आपका देश का विकास दोनों डायरेक्टली जुड़े हैं शिक्षा से। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको नई शिक्षा नीतियों और सरकार द्वारा समय समय पर शुरू की गई पहलों से मजबूत किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि जो पहल, सरकार, कार्यक्रम, कैंपेन जितने होते हैं, ये एक जिस चीज के लिए, ये जिस चीज की दिशा में ये काम कर रहे होते हैं, उस दिशा में ये उस चीज को एम्पावरमेंट देते हैं, उस चीज को मजबूती देते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको कितने % लिटरेसी है, क्या है, ये सारे डेटा आपके एकदम साउंड होने चाहिए, ठीक है। किसी भी शिक्षा जो है वो किसी भी क्षेत्र, समाज अथवा राज्य की आधारशिला है जिसपे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। जाहिर सी बात है, आप ही बताइए। संविधान का अनुच्छेद, अब देखिए आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी बैकग्राउंड पढ़ने के बाद। आप जानते हैं 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान स्वीकृति के 10 वर्षों के भीतर से 6 से 14, मैंने आपको बता दिया 10 साल तक कहा था कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बात कही गई थी कि जितने बालक बालिका हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए संविधान संशोधन आया था। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत ही निराशाजनक बनी हुई है। 2019 की एक रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, उसमें पता लगता है कि उत्तर प्रदेश है वो देश में अन्य प्रदेशों की तुलना में साक्षरता का जो दर है, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो उस पे वो 29वें पायदान पे है। और देश में केरल जैसे राज्यों को साक्षरता दर जहां पे 93.91%, वहीं उत्तर प्रदेश की क्या दर है, 67.68।
और भारत का जो औसत साक्षरता दर है ना, एवरेज, उससे भी कम हो गया ना, एवरेज ही 72.98 है, उससे भी कम यहाँ पे हमारा प्रदेश का साक्षरता दर है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत ही निराशाजनक बात है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की जानकारी हाल ही में जारी नीति आयोग के एक अध्ययन से प्राप्त हुई। यही सितंबर 2019 में इन्होंने जारी किया शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसमें केरल राज्य ने जहां पहला स्थान प्राप्त किया, हमारे प्रदेश ने सबसे निचला स्थान प्राप्त किया। देश के बड़े राज्यों के सूचकांक में राजस्थान दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए है ये। नीति आयोग ने यह सूचकांक वर्ष 2016-17 के आंकड़ों पे तैयार किया था। इसमें छात्रों की जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी, ये आपके कीवर्ड्स हैं, प्लीज इन पे ध्यान देते रहिए आप। इसको बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रयासों का अध्ययन किया गया था कि स्कूल स्तर पे कितने प्रयास किए जा रहे हैं। भाई स्कूल तो हर बच्चा जाता है, हर बच्चा, अभी फिलहाल इस पे डिबेट मत करना कि नहीं जाते हैं, वो अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। स्कूल तो वो वाली शिक्षा प्रणाली हो गई ना, बिल्कुल बेसिक स्तर की, तो उसमें अगर प्रयास किए जाएं, उसको चेंज किया जाए, तो ओवरऑल जो स्तर है उसमें चेंज आ सकता है। ये ऐसा इसका लक्ष्य समझ लीजिए आप था। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको नई शिक्षा नीतियों और सरकार द्वारा समय समय पर शुरू की गई पहलों से सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश की प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में विभाजित है। वो आप ऊपर देख चुके हैं, चरण सारे देख चुके हैं, तो वही प्रदेश भी जो है फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बातें? आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो अब किस स्तर में ये विभाजन है और उसमें क्या क्या आता है हम ये देख लेंगे। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, ये आपका प्राइमरी वाला बेसिक एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ये वो वाला हो गया। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वर्ष 1986 में। वहां से लेके अब तक विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार काफी हुआ है। जाहिर सी बात है, जोर इसी चीज पे तो था कि सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों से काम नहीं चलेगा, आप इसको मूल अधिकार बनाइए, बुनियादी जो शिक्षा है उसको मूल अधिकार बनाइए। तो राज्य सरकार ने 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए। निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक 300 आबादी और 1 किलोमीटर, मतलब 300 तो पॉपुलेशन है और 1 किलोमीटर तक आपको एक प्राथमिक विद्यालय की, प्राइमरी स्कूल की आप सुविधा देंगे। और 3 किलोमीटर की दूरी पे 800 आबादी है, उस पे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा जो है, मतलब उसका मानक सेट किया गया, स्टैंडर्ड सेट किया गया और इस पे जो है काम शुरू किया जाए, ये कहा गया। अब बात आई बेसिक शिक्षा डायरेक्टोरेट की, जिसमें वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा और ज्यादा प्रभावी रूप से और ज्यादा गतिशील हो पाए, उसके लिए एक सेपरेट, एक पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना जो है वो की गई। अब जो ये शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया, इसके क्या होंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? शिक्षा की समग्रता, सब कीवर्ड्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, यही वर्ड्स लिख के आएंगे आप तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट और एक स्पेसिफिक, आप समझते हैं, किसी उद्देश्य से लिखा गया स्टेटमेंट, इसमें फर्क है। पढ़ा लिखा तभी आपको दिखना है, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पढ़े लिखे दिखो, ठीक है। चलिए, हंसते मस्ते राख रो थोड़ा पढ़ते वक्त, पहले इतना लोड है तैयारी वैयारी का। अब इसमें शिक्षा की समग्रता की बात हुई, इसकी सार्वजनिकता की बात हुई। उसको दृष्टिगत रखते हुए कहा कि 14 वर्ष तक की आयु के जितने बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा के नियमित प्रवेश मार्ग निर्मित किए जाएं। औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने तक सभी की प्रतिभागिता होनी चाहिए, कोई स्कूल से बाहर ना हो। सभी को न्यूनतम स्तर, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड जो है उसकी जो शिक्षा वो प्राप्त कर सके, इस योग्य बनाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। युवाओं हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास के प्राविधानों का संचालन किया जाए। स्किल डेवलपमेंट, बात शिक्षा के नहीं हो रही है, बात हो रही है क्वालिटी एजुकेशन की। ब्रैकेट्स वगैरह में आप ये वाले टर्म्स लिख के आ सकते हैं, ठीक है जी। शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इन सबके सुझावों को अधिकाधिक लागू किया जाए, तभी तो समग्र बनेगी, तभी तो समावेशी बनेगी शिक्षा,
इंक्लूसिव होगी एजुकेशन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज का गरीब वर्ग, आपका ये ईडब्ल्यूएस जो पिछड़ा वर्ग है, जो भी आपके ऐसे हैं जिनको समान अधिकार प्राप्त नहीं है या किसी वजह से वो पीछे रह गए हैं, उन वजहों को हटा के शिक्षा का समान अवसर सबको प्रदान किया जाए, इसमें आवश्यक हस्तक्षेप जरूर किया जाए। संस्कृति, संचार, विज्ञान, पर्यावरण आदि विषयक समशैक्षिक गतिविधियों को विशेष महत्व देते हुए सामाजिक न्याय की भावना को विकसित किया जाए। सोशल जस्टिस की बात की गई। एक सोसाइटी जस्ट तब होगी जब वो सोसाइटी एडुकेटेड होगी। अब ये आपने देखा बेसिक शिक्षा पे क्या पूरा चल रहा है। अब आए हम माध्यमिक शिक्षा पे। तो हमारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या है, क्या सेटअप है, क्या संरचना है, वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रदेश में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं, ये यहाँ पे स्थित है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट तथा उन्नयन हेतु गोष्ठियों एवं आयोजनों से संबंधित कार्य का संपादन किया जाता है। और फिलहाल आप देख लीजिए करीब 2300 राजकीय, 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,000 करीब वित्त विहीन और कुल 22,000 माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो सफलतापूर्वक संचालन अपना कर रहे हैं। 72 में गठित हुआ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसने राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा आयोजित करने वाली विश्व में सबसे बड़ी संस्था बनके उभर के सामने आई। फिर वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु किया गया। 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, विद्यालयों में नियमित अध्ययन जो ना कर पाते हैं बच्चे, वो घर बैठे माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण प्रदान कर सके। और आप ये बात याद रखिएगा, जो ये ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये जो नई शिक्षा नीति है, अभी मैं आपको संक्षिप्त में ये शिक्षा नीति भी समझा दूंगी, वैसे तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा खुद से भी, क्योंकि क्या है ना, जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको उसमें ये लिखिएगा कि हम नई शिक्षा नीति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, या उसके साथ उसके समकालीन ये काम कर रहे हैं, उसके पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल कहने का मतलब है। तो इसमें ओपन स्कूल की बात अगर यहाँ पे की जा रही, तो ओपन स्कूल पे जोर दिया गया है हमारी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी। ठीक है, जो आपकी अभी बता दूंगी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में, पहले आप ये देख लो। अब उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, देखो ढांचा पूरा तैयार है, बढ़िया ढांचा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी सब कुछ है प्रदेश में। कोई देश है, प्रदेश है या क्षेत्र है, उसमें विशेषज्ञता के प्रसार एवं शोध कार्यों के लिए जाहिर सी बात है, अगर देखिए बेसिक शिक्षा से तो आप क्या है उस दायरे में आ जाएंगे, वो परसेंटेज जो है ना देश का, साक्षर दर बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। पर अगर आपको किसी में एक्सपर्टीज चाहिए, किसी एरिया में आपको रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो है आपको उच्च शिक्षा की जरूरत है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में 1972 में हुई। और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व मात्र 5 विश्वविद्यालय जो थे वो काम कर रहे थे, जिनकी संख्या अब 75 है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें से एक कृषि एवं विमानन विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। और आप मुझे बताएंगे वो सिविल एविएशन जो है, जो एविएशन वाली है यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है, बताइए मुझे। और 25 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 10 राजकीय हैं, 10 अशासकीय महाविद्यालय हैं। इनमें दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान की जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब प्रदेश में जो तकनीकी शिक्षा है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन किस लिए जरूरत होगी, किसी पर्टिकुलर फील्ड में टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए। तकनीकी शिक्षा क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा का रूप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। जो शिक्षा विशेष व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है उसे तकनीकी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। बिहेवियरल नॉलेज और स्किल जो शिक्षा आपको देती है उसको आप टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं। फैक्ट्स आ रहे हैं कुछ, इनको याद कीजिए, क्योंकि तथ्यों से ही आपका जो आंसर है, उत्तर लेखन आपका सुदृढ़ होगा तथ्यों के साथ आंसर बैक्ड विद फैक्ट्स। एक उत्तर जिसको सपोर्ट है पूरे तथ्यों की, वो उत्तर और बाकी उत्तरों से बेटर होगा, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई आपसे कहेगा पॉइंट्स में लिखो, कोई कहेगा पैराग्राफ्स में लिखो, कोई कहेगा पूरा लिखो। अगर आपके पास उचित तथ्य हैं तो आप कैसे भी लिख लो, नंबर अच्छे मिलने ही मिलने हैं।
राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज 1950 दयालबाग आगरा का है और अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है वो। वर्ष 2000 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, जो अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना हुई। 2009 में नोएडा में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय बना। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को वर्ष 2012 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के आधार पर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और ये जो है ये दूसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय है राज्य का। फिर आप जानते हैं एचबीटीआई कानपुर बहुत फेमस है। कानपुर के हारकॉट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 2016 में ये तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन गया है। 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसको इसरो ने अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है। बताइए ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब आएगी बात प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा की, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, इसकी। अब यहां पे बात हो रही है, ये जो सेक्शन है ना शिक्षा का, ये है बहुत ही व्यापक। सामान्य शिक्षा के अलावा ये आपका आर्थिक सामाजिक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के अधिग्रहण को भी प्रोत्साहित करती है। ये सामान्य शिक्षा के साथ साथ सतत शिक्षा, सस्टेनेबल एजुकेशन का एक अभिन्न अंग है। सतत शिक्षा की बात इतनी आ रही है, जरा मुझे कोई कमेंट करके बताएगा एसडीजी कौन सा है शिक्षा से संबंधित? चलो 2-3 सवाल पूछ लिए, मैं बता देती हूँ। चौथा, ये आप देख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्य हमारा चौथा है शिक्षा से संबंधित। ठीक है। अब व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग, आप जानते हैं स्किल डेवलपमेंट, यूपी सरकार, आईटीआई, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इससे तकनीकी और रोजगार आधारित शिक्षा जो है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन, इसका और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता का विस्तार, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, गुणवत्ता में सुधार, गैर विशेषाधिकार प्राप्त युवाओं की सुविधा के लिए कार्यरत है। सारे कीवर्ड्स हैं। अब वर्ष 1988 में राज्य में व्यवसायिक परीक्षा परिषद की गठन की गई, जिसका उत्तरदायित्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और परीक्षाओं को संचालित करना है। 500 इंटर कॉलेज हैं जिसमें व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई की जाती है। राज्य में राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना भी प्रारंभ की गई है, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिले। ट्रेडिशनल जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो उसके लिए यही तो है भाई। जब शिक्षा मिलेगी तब इंसान इस क्षेत्र में प्रगति करेगा और फिर वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लिंक हो जाएगा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, हर चीज आपस में। शिल्पकारों को बढ़ावा मिले, ग्रास रूट लेवल पे बढ़ावा मिले, वो है ना कल्याणकारी राज्य की जिसकी हम बात करते हैं, वो कल्याणकारी राज्य यहीं बसता है मिट्टी में, प्रदेश की। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। पहला है अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण, और दूसरा क्या है? गैर अभियांत्रिकी, मतलब एक तो इंजीनियरिंग वाले और एक नॉन इंजीनियरिंग वाले। ठीक है। अभियांत्रिकी कौन सा हो जाएगा? जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्थायी औद्योगिक रोजगार हेतु तकनीकी रूप से दक्ष किया जाता है, तथा नॉन इंजीनियरिंग वालों में प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार हेतु तकनीकी रूप से दक्ष करना होता है कि उनको प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है। अब पहला, भारत का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, भारतीय कौशल संस्थान, इसका शिलान्यास कानपुर उत्तर प्रदेश में 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। ठीक है जी। कोई दिक्कत अब तक मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। मैंने बेस्ट बताने की कोशिश करी है। अब आप मुझसे जरा, मैं आपको क्या बताने वाली थी इससे पहले मैं भूलूं ये बात। वैसे मैं आपको अभी बता दूं, जब आप चुनौतियां देख लेंगे ना, तो चुनौतियों में भी आप देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा देख लीजिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या है आप जानते होंगे। ये कस्तूरी रंगन और TSR सुब्रमण्यम समितियां आई थी, उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी सिफारिशों पे ये आधारित है। अब NEP जो है ये बात करता है प्री प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक। इन्होंने कहा प्री प्राइमरी से लेके जो टॉप मोस्ट लेवल की शिक्षा है उस सारे में सुधार होने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? जो समकालीन जरूरतें हैं उनके अनुरूप भारत की शिक्षा प्रणाली जो है वो परिवर्तन ले, जो कंटेम्पररी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज, शुड रिफॉर्म। ठीक है।
इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ज्यादा नहीं। अगर बात करें तो स्कूल एजुकेशन जो विद्यालयों की शिक्षा है उसकी बात करें तो इसमें कहा कि 100% सकल नामांकन अनुपात, GER क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसके माध्यम से 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे। जो स्कूल से बाहर हैं बच्चे, उनको ओपन स्कूलिंग व्यवस्था करेंगे उनके लिए। 10+2 प्रणाली है अभी, उसको 5+3+3+4 करेंगे। और कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन करना, ना किसी अन्य भाषा को थोपना। मतलब जो ये इंग्लिश ज्यादा है, इसको हटा के जो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी नेटिव मदर टंग है, उस पे जोर दिया गया। सुनते रहना, थोड़ा सा बता रही हूँ, आप इंटरनेट पे से ले लेना इसको, अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। फिर इन्होंने कहा उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। इसमें देखिए ज्यादा कुछ अभी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कानूनी, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब कुछ है इसमें। स्कूल कॉलेजों को बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, हाँ, मल्टीपल लैंग्वेज की बात करी गई है इसमें। फिर आपको प्रारंभिक वर्षों में के महत्व को पहचानना, जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, प्रारंभिक जो वर्ष हैं, ये आप सब वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो आगे की राह में, अभी बता दूंगी मैं आपको, दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं। फॉर्मेटिव ईयर्स में जो फॉर्मेटिव ईयर्स की बात हुई है इसमें। दूसरा बोला है इसमें साइलो मानसिकता से मुक्त होना, ब्रेकिंग आउट द साइलो मेंटालिटी। मतलब इसका क्या है, अन्य प्रमुख पहलू हाई स्कूल, कला, वाणिज्य, विज्ञान कार्यक्रमों के जो बीच सख्त विभाजन है उसका उन्मूलन है। मतलब ये उच्च शिक्षा के लिए और अधिक बहुविषयक बनने का मार्ग खोल सकता है। तो इसमें साइलो मेंटालिटी को तोड़ना है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते रहो, कहीं बाद में भूल जाओ, सर्च भी करोगे तो इन्हें कर लेना। फिर इनको आप सबको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो आप। शिक्षा और कौशल का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, ये लिख सकते हो आप। स्किल इंडिया मिशन चल ही रहा है, आप जानते हो। और शैक्षिक समावेशन बढ़ाना, एनहेंसिंग एजुकेशनल इंक्लूजन, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? तो ये भी शक है कि लिख ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम पूरा करूं। शैक्षिक समावेशन को बढ़ाना, एजुकेशनल इंक्लूजन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते रहो कहीं पे, ठीक है। एक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका कैंपस खोलना, तो अब हमारे प्रदेश में भी खुल सकता है वो कैंपस, जाहिर सी बात है। और एक ये हिंदी बनाम अंग्रेजी भाषा जो है ना, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इसको समाप्त करना। ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं, ठीक है जी। अब स्कीम्स वगैरह तो आप देख ही चुके हो, आगे अब हम वो देख लेते हैं। चुनौतियां, ठीक है जी। अब प्रदेश में शिक्षा प्रणाली संबंधी चुनौतियां क्या हैं, ये देख लीजिए आप। प्रदेश का शिक्षा क्षेत्र उच्च छात्र शिक्षा अनुपात से सर्वाधिक प्रभावित है। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड टू टीचर रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। मतलब कितने बच्चों पे कितने टीचर रहेंगे उसकी बात हो रही है। बच्चों के लिए शिक्षा का जो ये 2009 वाला अधिनियम है, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके अनुसार जो सहकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी नॉट सहकारी, सॉरी, इसमें जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 है। मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होगा। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें 35:2 होगा, ठीक है, 35:1 है। अब इसे क्या है, इसको पूरा करने के लिए प्रदेश क्या करेगा, जो नंबर ऑफ स्कूल्स है ना, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं उनको बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, अभी टीचर्स कम है तभी तो बच्चे ज्यादा, टीचर उनके ऊपर कम है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण जो है ये अनुपात बहुत अधिक है। जाहिर सी बात है, जब ये नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होंगे तो ये अनुपात कम हो जाएगा, ठीक है। अभिभावकों की निरक्षरता, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं, तो उन्हें समझाए कौन शिक्षा का महत्व, एक ये सामने चुनौती आ जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो अपनी बुनियादी चीजें नहीं कमा पा रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं कमा पा रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने की तो सोचेंगे भी नहीं। आदमी पहले रोटी खाएगा या पहले स्कूल जाएगा? रोटी खाएगा ना पहले, मतलब रोटी कमाएगा ना पहले, खाएगा तो बाद में। जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके ज्यादातर छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, आप जानते हैं। चूंकि सरकार प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावक निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के होते हैं और आमतौर पर उनका साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम होता है, इसलिए वो शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझ पाते, इसलिए वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। फिर अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार में अभिभावकों की निरक्षरता भी एक बड़ी बाधा है। मतलब समावेशी बनाना है शिक्षा को, बार बार देख लो अभी। अब इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम खत्म होते ही समावेशी हो जाएगी शिक्षा? नहीं हो जाएगी। जो भी हितधारक हैं उनमें सबसे बड़े हितधारक कौन है? पेरेंट्स, वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया भाई वो गरीब ही इतने हैं कि वो स्कूल भेजें पहले रोटी कमाएं, वही वाला पॉइंट आ गया।
जितने छात्र हैं मोस्टली उसमें जो अभिभावक हैं वो गरीब हैं, पहले से ही कई वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सूखा, बाढ़, बेरोजगारी। इसलिए वे अपने वार्ड की कॉपी, पेंसिल, जूते, भाई स्कूल जाना आजकल आप देखो, प्राइवेट स्कूलों की फीस देखो जरा आप, तो स्कूल में आजकल अब वो टाइम थोड़ी रहा है, सब कुछ इतना महंगा है आजकल, दवा, इन सब की आवश्यकता और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरे करने में असमर्थ है। एक तरफ तो है बेसिक आवश्यकताएं, एक तरफ है शैक्षिक आवश्यकताएं, तो उनको पूरा करेगा आदमी, पहले बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब आर्थिक स्थिति उनकी खराब है और वे किसी तरह अपनी आजीविका जो है वो कमाते हैं। स्थिति में उन्हें केवल मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता होती है, और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटी एजुकेशन, फोकस तो उसी पे है ना, उसके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं, और अपने वार्ड की उपलब्धि और प्रगति के बारे में अधिक अन्वेषण नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो अभिभावक है, ऐसी जो स्थिति वो जाहिर सी बात है चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बुनियादी ढांचे का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप तो देते हो पेपर, आपने तो देखा है, अब वो तो सारे 12th तक के स्कूल होते हैं, प्राइमरी तो होते ही नहीं है स्कूल। देखो आप बेंच में लड़के तो बेचारे बैठ ही नहीं पाते, पैर ही फंस जाते हैं उनके। यद्यपि हर साल सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अपने शैक्षिक बजट की बड़ी राशि खर्च करती है, फिर भी ये विद्यालयों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बेंच, कुर्सी, कक्षाएं, कक्षा में पंखे, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर, खेल के मैदान, 4 दीवारी भी नहीं है, कईयों में तो बाउंड्री वॉल नहीं होती। इन सुविधाओं का अभाव है। टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत है ये, लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लड़कियां जाती ही नहीं स्कूल, कि है ही नहीं फैसिलिटी। ये सारी चीजें हैं। सरकार द्वारा बजट आवंटन की समस्या, ये अभी नीचे कुछ दिए हुए हैं आपको स्टैटिस्टिक्स, कितना किस पे खर्च कर रही है सरकार, फिर भी आप थोड़ा सा ओवरऑल देख सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 3 पॉइंट, अगर मैं भारत की बात करूं, 3.5% जीडीपी का भी नहीं खर्च कर रही सरकार शिक्षा पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप चेक कर सकते हैं डेटा, और वैसे भी मैं आपको नेशनल लेवल का डेटा बता रही हूँ, प्रदेश का नहीं, प्रदेश का आप देख लीजिएगा। अत्यधिक जनसंख्या, ये तो मैं आपको, मेरे हिसाब से तो ये हर प्रॉब्लम की यही समस्या है, हर प्रॉब्लम की यही हर प्रॉब्लम का यही रीजन है मेरे हिसाब से। तो प्रदेश में आप जानते हैं सारी समस्या क्या है, आबादी, बच्चे इतने, आदमी इतने, मतलब क्योंकि यूपी भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, और भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ी, बहुत जल्दी होने वाला है पहला, खैर। बड़ी आबादी के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 किलोमीटर पे एक स्कूल, हर स्कूल में 4 दीवारी, हर स्कूल में अलग शौचालय, प्रत्येक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक, हर स्कूल में पर्याप्त अध्यापक अध्ययन और सहायक सामग्री, ये जो आपकी टीचिंग मटेरियल होता है, प्रत्येक छात्र के लिए यूनिफॉर्म के 2 सेट, 2 तो चाहिए ना, प्रत्येक के लिए मुफ्त किताबें, हर एक के लिए दैनिक पका हुआ भोजन, मिड डे मील चल रहा है क्योंकि जो अब हो गया है पोषण वाला। अब ये सारी बातें प्राथमिक शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब देख लीजिए आप, मूलभूत आवश्यकताएं कितनी सारी हैं, और ये तो प्राथमिक शिक्षा की है। अब अगर हम इन जरूरत को नहीं पूरा कर पाएंगे तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना आप कैसे कर रहे हैं? नहीं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बड़ी हुई जनसंख्या इनफैक्ट जो है शिक्षा के सुधार में एक बहुत ही बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही है। शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में परंपरागत कार्य संस्कृति, ट्रेडिशनल टाइप से काम कर रहे हैं आज भी। वातानुकूलित क्लासरूम, वाईफाई कैंपस, लैपटॉप, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, जहां पे शिक्षण अधिगम को अधिक आसान, प्रभावी बनाया जाए और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। सरकारी प्राथमिक विद्यालय अभी तक शिक्षकों की कमी, क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी, चौक, डस्टर, यही सब नहीं है इनके पास, तो इन सब की बातें कहां से हो जाएंगी। कुछ सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यशैली पूरी तरह से पारंपरिक है, ट्रेडिशनल। टीचर्स जाती हैं और बच्चों से कह देती है दूध ले आओ अपने घर से, चाय बना लेंगे यहीं पे, ये हाल है। और ऐसा नहीं है टीचर्स की गलती है सारी, टीचर्स ऐसे, मैं पर्सनल टीचर्स को जानती हूँ ऐसे, जो अपने बच्चे, जो टीचर्स हैं, अच्छा खासा तनख्वाह मिलती है उनको, तो उनके बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को लेके जाती हैं ड्राइंग बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। मैंने खुद देखी है ये चीज। ये जो कमी है ये किसी एक तरफ से नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसे है, कुछ जनरलाइज्ड बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे टीचर्स बेकार हैं, सारे बच्चे बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल, ऐसा कभी होता ही नहीं है। बैठने के लिए टाट पट्टी का उपयोग कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पे केवल कुछ वाक्य रटाना, मूत्रालय और शौचालय के लिए बाहर जाना, पीने के लिए पानी के लिए हैंडपंप है, अनुशासन आदि के लिए सजा का सामना करना, आजकल मतलब ये सब है।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, जरा कुछ कोई ईयर कमेंट करके बताओ इसका कब आया था। और डीपीईपी, एसएसए, ये आपका वो है सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई, ये सब कुछ हद तक प्राथमिक विद्यालयों के स्तर को बनाए रखने के लिए काफी प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन अभी भी सुधार के लिए हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। शिक्षकों की निम्न स्तरीय कार्य संतुष्टि, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है ये, मतलब जो टीचर्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया वेतन अच्छा है, लेकिन क्या होता है कई अन्य कारक भी हैं, और भी तो फैक्टर्स काम करते हैं ना, जैसे आंतरिक क्षेत्रों में स्थित स्कूल, बिजली कनेक्शन की कमी, स्कूल की साफ सफाई की समस्या, स्वीपर चपरासी के पद नहीं है, शौचालय का काम नहीं करना, पीने के पानी के लिए हैंडपंप की खराब स्थिति, जो बच्चा पी रहा है वहां से पानी, तो टीचर थोड़ी घर से आरओ उठा के ला रहा होगा, है ना। जनगणना, चुनाव, एमडीएम, स्कूलों का रखरखाव, बैठक, और जो ये वीईसी होती है, विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति, और विद्यालय प्रबंधन समिति, इनके अतिरिक्त कार्य और अनुवीक्षण और ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के हस्तक्षेप भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शिक्षकों में इतनी ज्यादा संतुष्टि नहीं है चीजों को लेके, फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालयों में असमानता, अब ये तो आपको पता है कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में। फॉरेन कंट्रीज में आप देखिए, फॉरेन कंट्रीज में मैं समझती हूँ सिर्फ जो वहां के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंटेरियंस होते होंगे ना, वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल ही नहीं है वहां पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन सब फ्री है सबके लिए एंड बेस्ट क्वालिटी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, कार्यशैली, शैक्षणिक स्तर एवं रख रखाव में विषमता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूलों के शिक्षक ज्यादा योग्य मिलेंगे आपको, बिल्कुल भाई, पेपर क्लियर करके लगते हैं आजकल, ऐसे तो है नहीं सरकारी नौकरी लगना आसान, अनुभवी हैं, अच्छे वेतन पाने वाले हैं, लेकिन निजी स्कूलों के छात्र की तुलना में सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनका परफॉर्मेंस जो है लेवल, वो हमेशा ही कम पाया जाएगा। अपवाद हर जगह है, पर एक जनरल बात है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ कार्यक्रम और पहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका निपुण भारत मिशन, ये NIPUN पूरी फुल फॉर्म है इसकी, वो लिखा है यहाँ पे पूरा। समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्र पहल है निपुण भारत। इसका उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना कि देश में हर बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, मतलब जो बेसिक न्यूमरेसी नहीं होती 1 to 100 ऐसे बेसिक न्यूमरल्स, और संख्यात्मकता जो स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल नॉलेज होती है, वो नॉलेज उनको मिल जाए। यह मिशन जिसे समग्र शिक्षा की केंद्र जो प्रायोजित परियोजना है ना, समग्र शिक्षा अभियान, उसके तत्वाधान में ही लॉन्च किया गया था, और स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पे ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही शिक्षा क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों, शिक्षक सामग्री का विकास और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर भी नजर रखेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मिशन के उद्देश्य क्या है। बच्चों को संख्या, माप, आकार होता है ना, शेप, मेजरमेंट, साइज, इस सब का जो बेसिक ज्ञान होता है, इसके तर्क को, लॉजिक को समझाने के लिए उन्हें संख्यात्मकता और स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या का समाधान कर सक्षम बनाना है। बच्चों की परिचित घरेलू मातृभाषा या भाषाओं में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, मैं बता रही हूँ, भारी भरकम भाषा लिख के आनी है। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों के निरंतर क्षमता निर्माण, भाई इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी हर वक्त, उस पर ध्यान देगा। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारक, मैंने आपको बताया जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको समावेशी बनाना पड़ेगा, अर्थात शिक्षक, अभिभावक, छात्र, नीति निर्माता जो भी हैं वो सब सक्रिय रूप से एक साथ आके काम करेंगे, तब कुछ परिणाम सामने आएंगे, अच्छे परिणाम। पोर्टफोलियो, समूह, सहयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तर, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लघु परीक्षण, इन सबके माध्यम से सीखने का जो मूल्यांकन है उसको सुनिश्चित करना।
सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नजर रखना, बच्चों को सतत पठन और लेखन कौशल की समझ के साथ प्रेरित करना, स्वतंत्र बनाना और लेखन शैली में सक्षम बनाना। खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अब हरियाणा देखो क्या शाइन कर रहा है एकदम स्पोर्ट्स में। बच्चों को दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं ना, डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी करना। कोई एसएसबी गया हो तो उसको पता होगा ये सब, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी जिसको कहते हैं। बच्चों की घरेलू भाषाओं को, मैंने आपको बताया ना, इसको जरूर शामिल करें आप। तो एक समावेशी वातावरण जो है इससे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये कह रहा है ये पॉइंट। फिर है आपका ऑपरेशन कायाकल्प, नाम से पता चल रहा है। जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय, ये इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम है ये, जिसकी स्थापना, जिसकी शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या है, केंद्र और राज्य सरकार जो है विभिन्न मदों, जैसे समग्र शिक्षा है, अभी जो ये सारे अभियान चलते हैं, ग्राम पंचायत निधि है, जिला खनिज निधि है, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियां हैं, जल जीवन मिशन है, मनरेगा है, इसमें क्या करेगी, जो धनराशि यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी मूलभूत अवस्थापनात्मक सुविधाओं को कायाकल्पित किया जा रहा है। ये लाइन याद करो भाई, इंपॉर्टेंट लाइन। ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू हुए अभी 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन इसने मतलब काफी कम टाइम में प्रत्येक विद्यालय में चरणबद्ध रूप में कायाकल्प का कार्य शुरू हो चुका है। प्रत्येक जनपद में बड़े पैमाने पर स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, रेजुविनेशन हो रहा है स्कूल्स का। ये आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। समग्र शिक्षा आ गया ना। शिक्षा मंत्रालय, जो मानव संसाधन एचआर मिनिस्ट्री जो होती थी ना, एचआरडी मिनिस्ट्री, वो अब शिक्षा मंत्रालय ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने 2018-19 से समग्र शिक्षा लागू की। इसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षण प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन जो होता है ना, इन सबको एक साथ सम्मिलित कर लिया गया है। इसे प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है और योजना के वित्त पोषण में भारत सरकार का अंश कितना है, 60, और प्रदेश का कितना है, 40। तो मिल के जो है इसको पोषित किया जा रहा है। फाइनेंशियल जो फंड्स हैं वो इस हिसाब से इसमें लगाए जा रहे हैं, आप ये लिख सकते हैं इसमें, ठीक है जी। अब आता है आपका स्कूल चलो अभियान। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन, 100% एनरोलमेंट की बात है। अब 2001 से चल रहा है ये। इसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालय जो हैं उसमें बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए के साथ साथ स्थानीय समुदायों को बच्चों को निरंतर विद्यालय भेजने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सिर्फ बच्चे स्कूल तभी आएंगे जब पेरेंट्स उनको स्कूल भेजेंगे, समझ रहे हो ना। वो वाली चीज आपको जरूर इसमें लिखनी है, ठीक है। चलिए, मध्याह्न भोज योजना, मिड डे मील स्कीम, जो 2021 से क्या हो गई है, पीएम पोषण योजना। ये तो पता होगा, करंट अफेयर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे अजीत सर के, बेस्ट करंट अफेयर है, पढ़ते रहो उन्हें। छात्र छात्राओं को विद्यालयों तक आकर्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट हुई मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या होता था भाई, बच्चे जो हैं वो क्या, पहले क्या होता था, इसमें पहले खाना नहीं मिलता था, कुक्ड मील नहीं मिलती थी, पहले मिलते थे अनाज। अब उससे भी गड़बड़ होती होगी पक्का, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया 2004 में कि बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाए, ठीक है, दलिया खिचड़ी जो भी, मतलब। फिर 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया। फिर अप्रैल 2008 से इसे समस्त क्षेत्र पंचायतों में भी विस्तारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो राजकीय स्थानीय निकाय हैं, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी इस योजना का लाभ जो है दिया जा रहा है। मतलब और ज्यादा विस्तारित करके इसको और समावेशी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। मदरसों में भी योजना का संचालन हो रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन बनाने का कार्य ग्राम पंचायत, वार्ड समितियां, गैर सरकारी संस्था, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी देखरेख में ये जो है पूरा किया जाता है। साक्षर भारत कार्यक्रम, ये जो योजना है आपकी 8 सितंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, उसके दिन पे वो शुरू की गई थी, 8 सितंबर है वो, जिसे 1 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया गया था। अब योजना के अंतर्गत वो जनपद हैं, कौन से, इन पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स,
सेलेक्ट किए गए जहां पे जो महिला साक्षरता है ना, मतलब जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 50% से कम। तो उत्तर प्रदेश में इस आधार पर 70 जनपद बताइए आप, 75 में से 70 तो आ ही गए, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। जहां 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे, मतलब इस वर्ग को 182 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का कर दिया, मतलब टारगेट, जिसमें 26 लाख मेन, 156 विमेन। अब साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित जनपदों में 80% साक्षरता दर प्राप्त करना है। ये कोई ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है कि 100 के 100 कर दो लिटरेट। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी के अंतर को 10% तक लाना है और सामाजिक क्षेत्र लैंगिक भेदभाव में भी कमी लानी है। कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो इस बारे में बात करता है? देखूं मैं कितने लोग याद कर रहे हैं अनुच्छेद मेरे कहने पे। फिर है आपका शिक्षा मित्र योजना। ये 2001 में शुरू की गई और इसमें क्या है, ग्राम शिक्षा समिति जो हैं उनके द्वारा शिक्षा मित्र बनेंगे। माइन मित्र पोर्टल आजकल बड़ा चल रहा है ना ये। अभी चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है। फिर एक स्कीम आई आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसमें क्या है, 2004 से स्कीम चल रही है। इसमें जो पिछड़े ब्लॉक हैं, मतलब शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात हो रही है। आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान। फिर आता आपका रूसा, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सरकार ने ये शुरू किया है, मतलब इसकी, मतलब 2026 तक या फिर अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो इसको मंजूरी मिल गई है। इसमें देखिए ये खर्चा वर्चा लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए कितना खर्च शामिल है, कितना केंद्र का हिस्सा है, कितना राज्य का हिस्सा है। ठीक है। और इसमें जो नया चरण है इसका, उसमें लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 से शुरू हुई है, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं उनको रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है, स्ट्रैटेजिक फंड्स देना। यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों का जो वित्त पोषण है उसको, मतलब मिशन मोड में उसको किया जाएगा, इसलिए ये शुरू है। ठीक है। अब इसका जो नया चरण है उसका लक्ष्य सुविधा से जो वंचित क्षेत्र हैं, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्र हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर उग्रवाद है वहां पे, ये सब पढ़ के आए हो ना आप। मैंने आपको क्या बताया था, वो भी शिक्षा से खत्म होगा जब हमने वो पढ़ा था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आकांक्षी जिले हैं या फिर टायर 2 सिटीज हैं जहाँ पे GER जो है वो कम है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उस तक पहुंचना है और जो सबसे वंचित क्षेत्र हैं उनको जो है इस सबका लाभ जो है पहुंचाना है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, नई शिक्षा नीति को आप हर जगह लिख के आएंगे, उसकी सिफारिश उद्देश्य को लागू करने में ये सब कुछ मदद करेगा। शिक्षा नीति अपने आप में थोड़ी लागू हो जाएगी, इन्हीं सब चीजों से तो लागू होगी। एक इससे क्या होगा, बदलावों के सुझाव दिए जाएंगे, प्रणाली में सुधार आएगा और फिर से सक्रिय किया जा सके और इस तरह समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और फिर आपका व्यवसायिक शिक्षा, देखिए सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। कौशल उन्नयन, इसके माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी। ठीक है। वही भाषा पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये सारी वही चीजें हैं। द पॉइंट्स आप समझ लो और फिर लिखना तो आपको खुद है ही, खैर, पर फैक्ट्स सही लिख के आना बिल्कुल। फिर है आपका PM श्री विद्यालय। आप चल रहा है ना, PM श्री स्कूल्स बन जाएंगे वो। देख लो क्या है। PM श्री स्कूल 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले अनुकरणीय स्कूल होंगे, मॉडल स्कूल, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होंगी इसमें।
15,000 करीब से अधिक पीएमश्री विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और अपने क्षेत्र में अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरने के लिए गुणात्मक रूप से पुष्ट किया जाएगा। मैंने आपको बताया, अब जो आप कोई भी आंसर लिखो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जरूर इंक्लूड करना। ये पीएमश्री स्कूल अपने आसपास के क्षेत्र के स्कूलों के गुणवत्ता और मानक संवर्धन के उद्देश्य से परामर्श प्रदान करेंगे और रोल मॉडल बनेंगे। ये विद्यालय जो बाकी विद्यालय हैं उनके लिए हैंड होल्डिंग करेंगे, सहयोग करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे और अंत में हर साल अधिक संभावित अनुकरणीय स्कूलों को, मतलब वो है ना कि हम आपको अपने जैसा बना देंगे, पहले हम खुद अच्छे बनेंगे फिर आपको भी अपने जैसा कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अच्छा कन्वर्जन है ये, ठीक है। 20 लाख से अधिक छात्रों के द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष लाभार्थी बनने की उम्मीद है। और अगर राज्य के बजट की बात करें 2023-24 के, तो प्रदेश सरकार जो है उसके द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर देखिए 1753 विद्यालयों को पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किए जाने के लिए सत्यापन कर सूची केंद्र जो ये लिस्ट जो है सिलेक्ट करके प्रदेश ने केंद्र सरकार को ऑलरेडी भेज दी। ठीक है, अब और कुछ पहल हैं वो देख सकते हैं आप। 2022 में है, करीब 300 संस्थानों में नर्सिंग और ये जो पैरामेडिकल वाले पाठ्यक्रम होते हैं ना, इनको शुरू किया गया है। इसमें राज्य के पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 से 19 कर दी गई, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़ाकर 351 की गई। प्रदेश में चिकित्सीय शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कृषि शिक्षा के लिए महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य शुरू हो चुका है तथा जनपद गोंडा में कृषि, ये आप लिख सकते हैं जरूर, ये अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रायोजित स्ट्राइव योजना है, ये सब जो भी योजना आपकी उससे संबंधित आए शिक्षा से, वो सब डाल दीजिए आप इसमें, वो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके कुछ सुझाव हैं प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। जो अनुपलब्ध संसाधन हैं उनका रोना ना गाया जाए। वीडियो पीडीएफ फ्री दे दीजिए, मैम की आवाज अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रही मैम, समझ रहे हो, ये सब ना करके वीडियो का लाभ उठाया जाए, पेपर क्लियर किया जाए। समझ गए क्या किया जाए? तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। नो रोना गाना, ओनली खाना कमाना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में साफ सफाई और अभिलेखों के रखरखाव के लिए एक सफाई कर्मचारी, एक लिपिक, इस सब की व्यवस्था हो प्रॉपर। बेहतर शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए प्रत्येक कक्षा में पंखों और बिजली के बल्बों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। सत्र के प्रारंभ में पुस्तक, बैग, जूते, गणवेश, ये सब की जो उपलब्धता है इसको सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए शासन जो है वो पूरा धनराशि समय पर उपलब्ध कराए। शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। जॉब सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षकों को सरकारी खर्चे पर चल रहे अन्य राज्यों और देशों के अच्छे प्राथमिक विद्यालय, जापान आप इसमें लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वहां बच्चे अपना वहीं पे टिफिन, वहीं पे मछली पालन चल रहा है, उसी पे आलू उगाए जा रहे हैं, वही आलू से खाना बन रहा है, फिर उन्हीं पेपर्स को रिसाइकल करके फिर से वो पेपर बन रहे हैं। मतलब कमाल का है इनका बेसिक एजुकेशन जापान का। जरूर देखिएगा, कोई यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह होगी, छोटी सी देखनी है, ज्यादा देर नहीं बैठना इन सब में। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर लिख सकते हैं। छात्रों की उपलब्धि के साथ साथ एमडीएम यूनिफॉर्म, किताबों की गुणवत्ता, इस सब पे ध्यान दिया जाए। नियम और विनियमों से परे नवाचार के लिए शिक्षकों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम। सरकार को नए कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू करने के बजाय जो संसाधन, मैंने आपको क्या बताया, उसका रखरखाव और कामकाज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। शिक्षकों द्वारा गैर शिक्षण कार्य से सरकार को बचना चाहिए। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी और निरंतरता को कम करता है। ठीक है, ये कुछ बातें आप जरूर लिख सकते हैं, है ना। आप इसमें लिख दो, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा में प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, सरकारी खर्च बढ़ाया जाए, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाए। समावेशी जरूर लिख के आना है हर जगह। और बस गुणवत्ता की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये जरूर लिख के आना।
अब आपका प्रदेश का जो बजट है उसमें मतलब व्यावसायिक शिक्षा पे क्या प्रावधान है ये आप देख सकते हो, कोई वो नहीं है। देखिए, कौशल विकास मिशन में जो प्रदेश का बजट है उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए, जो लेटेस्ट है बजट के तो पॉइंट्स देख के जाने ही पड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण है, उसमें 70 करोड़ की व्यवस्था है। फिर केंद्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना, स्ट्राइव की फुल फॉर्म कौन बताएगा, बताओ जरा लिख के। इसमें 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था है। फिर ये प्राविधिक शिक्षा के लिए क्या करा है बजट में, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनकी स्थापना के लिए 50 करोड़ और अवस्थापना विकास हेतु 33 करोड़। फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और ये सब जो है इनके लिए देखिए 1.5 करोड़, ये सब लिख सकते हैं आप थोड़ा छोटा छोटा। फिर आपका माध्यमिक शिक्षा में आपके देखिए समग्र शिक्षा के लिए देखिए अच्छा खासा आवंटन किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके लिए प्रोजेक्ट अलंकार, मैं कीवर्ड मार्क कर रही हूँ, उसके लिए 500 करोड़ है। फिर आपका छात्रवृत्ति जो होती है ना माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको, जिससे कि बढ़ावा मिले भाई लैंग्वेज को, 10 करोड़ रुपए है। फिर देख लीजिए बेसिक शिक्षा, ये तो आपको लिखना ही है। इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पे जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए, डिजिटल लाइब्रेरी अच्छी पहल हो सकती है। फिर गरीबी रेखा के ऊपर लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 50 करोड़ दिए जा रहे हैं। परिषदीय विश्वविद्यालयों के 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क स्वेटर और जूता मोजा के लिए 650 करोड़। देखिए समग्र शिक्षा के लिए देखिए जरा, ये सारे लिख के आने हैं आपको। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़। केंद्र की सहायता में जो पीएम श्री है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पता थी फुल फॉर्म, नहीं पता थी, मैं पूछ रहा हूँ, भूल गई वैसे, चलो यहाँ आ गई। इसके लिए 510 करोड़। ये सारे जो बड़े बड़े मिशन है ना इनका आवंटन जरूर याद करके जाना, मैंने क्या बताया, पढ़ा लिखा लगना है। फिर आपका जो ये है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 तक तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना की जाएगी, उसके लिए 20 करोड़ रुपए। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो कुशीनगर है उसमें 50 करोड़। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, ये आपका अयोध्या, बांदा और मेरठ के में 35 करोड़। ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखिए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आगे की राह में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, रिपीट करिए चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप बार बार लिख सकते हैं। बढ़िया सा आंसर लिख के आइएगा, ऐसा ना हो जाए कि इतना कुछ पढ़ के गए हैं जी फिर भी अच्छा आंसर नहीं बना पाए हैं। प्रैक्टिस करिए अब आंसर की जोरदार तरीके से एकदम, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें लिखी हैं। आर्थिक असमानता हटनी चाहिए, शिक्षकों की चिंता, शिक्षकों की कमी है उस पर सुधार होना चाहिए। असर की रिपोर्ट सुना है कि नहीं सुना है? वार्षिक स्थिति की जो आती है कोर रीडिंग और अंक गणितीय कौशल, उसमें प्रदेश का क्या रहा है, मैं सब पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको लिखते रहो छोटा छोटा। बेरोजगारी कम होनी चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। खराब गुणवत्ता और शिक्षा का जो चल रहा है वो कम होना चाहिए, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखिए बढ़िया से, अच्छा आंसर बन जाएगा आपका। अब किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे प्लीज कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, फायदा ही होगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही था। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हंसते रहो, बारिश के मजे लेते रहो। बहुत बहुत